दोस्तों, कैसे हैं? रीट की तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। आशा है सबने लगभग तैयारी पूरी कर ली होगी। मैंने संस्कृत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामग्री तैयार की है और मुझे लगता है कि वो आप तक पहुंचाकर निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। कृपया आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें और कुछ समस्या हो तो हमें ज़रूर बतावें। दोस्तों, रीट 2021 में हम जो देखते हैं उसमें देखिए, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र संबंधी प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरण में कितने माहेश्वर सूत्र हैं। तो आपको बताना है 14 माहेश्वर सूत्र। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि, और इनका ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है। माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, तो दोस्तों आपको बताना है 15। इसी तरह से माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं, तो हमें बताना है माहेश्वर सूत्र में कुल 9 स्वर ही हैं। माहेश्वर सूत्र में वो कौन से वर्ण हैं जिनका, या वो कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है, तो वो वर्ण है ह। इस तरह से पाणिनि शिक्षा में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो पाणिनि शिक्षा में 21 या 22 मानी जाती हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं, तो प्रत्याहार की संख्या हमें बतानी है 42 ही है। जो 44 मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत वही है 42। वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में जो माना है वही सर्वमान्य मत है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ प्रमुख संज्ञा विधायक सूत्र हैं जिनको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे कि उदात का संज्ञा विधायक सूत्र है उच्चैर उदात, अनुदात का संज्ञा विधायक सूत्र है निचेर अनुदात, स्वरित स्वरित जो है उनका संज्ञा विधायक सूत्र होगा समाहार स्वरित। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोप। प्रयत्न सवर्ण संज्ञा जो है उसका सूत्र जो है वो होगा तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम। इसी प्रकार से पद संज्ञा विधायक सूत्र होगा सुप्तिगंतम पदम। संहिता का संज्ञा विधायक सूत्र होगा पर सन्निकर्ष संहिता। संयोग का होगा हलोनंतरा संयोग। संहिता का होगा आदिरंत्यन संहिता। इस प्रकार के जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछली जो परीक्षा है उनमें पूछे गए हैं और संभावित है इस बार भी पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें बताना है दंतोष्ठम। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है प्रयत्नाकति या यत्नाकति धा, तो प्रयत्न कितने होते हैं या यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें बताने हैं द्विधा या 2। कौन कौन से होते हैं तो आगे देखेंगे हम। एक है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या होती है 5। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, समृत। स्पृष्ट में सभी व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन, कौन से व्यंजन आएंगे, स्पर्श व्यंजन। ईशत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आएंगे य व र ल। विवृत में सभी स्वर आएंगे। ईशत विवृत में उष्म वर्ण श श स ह आएंगे और समृत में आएगा अवग्रह। इस तरह से बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो बाह्य प्रयत्न की संख्या में बतानी है 11। विवाह श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। अब विवाह श्वास अघोष में आते हैं वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श श और स। संवाद नाद घोष में आता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य व र ल और ह। अल्पप्राण में आता है वर्ग का पहला तीसरा पांचवा य व र ल। महाप्राण में आता है वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श श स ह। उदात अनुदात और स्वरित में आते हैं सभी स्वर। अब हम देखते हैं जो संधि जो है, संधि में से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो संधि में से दोस्तों एक तो यण संधि जो है उसमें री और री के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है वो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मातृ प्लस आदेश तो इसका बनता है मात्रादेश। इसी तरह से अयादि संधि है, अयादि संधि में कुछ अपवाद के सूत्र हैं या अपवाद के प्रश्न वो बनते हैं, जैसे गो प्लस यम, तो यह जो है वो कोई प्रत्यय है फिर भी यहाँ पर गव्यम बनेगा। इस तरह से गो प्लस युति गव्युति बनेगा। हरे प्लस ईह, ये विकल्प से दो दो इसके बनेंगे, हर प्लस ईह हरि, और ये बताया शाकल्य मुनि ने। गो प्लस अग्रम गवाग्रम, ये स्फुटायन मुनि ने बताया है कि गो प्लस अग्रम में ओ जो होगा उसका अ व बनेगा, व में हलंत नहीं होगा। इस प्रकार से गो प्लस अक्ष गवाक्ष बनेगा, गो प्लस इंद्र गवेंद्र बनेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, हमें इस नियम के अनुसार इनको चलना है। जो जो हमसे संस्कृत पढ़े हैं उन सबको पता है, हमने ये नियम उन सबको बता रखे हैं। कृपया उन पर ध्यान दें और उनको समझें और करें। अब देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में जो है अक्ष प्लस उहिनी और अक्षवही बनता है। देखिए दोस्तों अ और उ है, ओ होना चाहिए लेकिन ओ नहीं होकर औ होगा। और इसी प्रकार से देखिए आप नी है, नी का इणी बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे शव मिला हुआ है। ऋण प्लस ऋण जो होगा उसका ऋणारंभ बनेगा। सुख प्लस ऋत है तो सुखार्थ बनेगा। दोस्तों इसमें गुण संधि नहीं होकर कौन सी संधि हो रही है, देखिए आप, इसमें संधि हो रही है वृद्धि संधि। इसी प्रकार से देखो दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होकर यहाँ पर कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि होगी। जैसे शक प्लस अंधु शकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस अटा कुलटा, मनस प्लस ईशा मनीषा,
पतंजलि, सीमंत, सारंग। दोस्तों इसमें क्या है, जो प्लस से पहले वाला जो वर्ण है वहाँ पे देखना है हमें कि स्वर का लोप करना है, यानी कि यहाँ पर टी संज्ञा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो हमसे बड़े उनको हमने डिटेल में समझा रखा है टी संज्ञा क्या होती है और इनमें पर उपसंधि क्यों हो रही है, वो सब मैंने बता रखा है। अब देखिए एक सूत्र है जयो हो अन्यतरेषाम, वहाँ से उसके अनुसार वाक प्लस हरि वागरी, अच प्लस ऋस्व अजऋस्व, षट प्लस आ षड्डार, मरुद प्लस हरिणी मरुद्राणी, पत हति तो पद्धति, तत् प्लस हितम तो तद्दितम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्लस से पहले वाला वर्ण है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है और इसके बाद वाला जो वर्ण है वो चौथे वर्ण में बदल जाता है वर्ग के क्रम से। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जो विशेष संधि होती है, विशेष संधि के नियम में भी कुछ या परिवर्तन है। जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय है, नीर प्लस रंध्र है तो र से पहले भी र है तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा, निरंध्र बनेगा। और उससे पहले उसका जो ई है यानी प्रथम जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार से नीर प्लस रव नीरव, नीर प्लस रोग निरोग, नीर प्लस रस नीरस, लीढ़ प्लस ढ तो पहले वाले ढ का लोप होगा और इससे पहले वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा, लीढ़ बनेगा। इस तरह से देखो दोस्तों, शब्द रूप जो आएंगे उनमें आप देखना सर्वनाम शब्दों में अस्मत् और युष्मत शब्द को जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा अन्य शब्दों में मति शब्द है, नदी शब्द है, धेनु शब्द है, राजन शब्द है, इनको जरूर पढ़ना, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। धातु रूप में हन धातु जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दृश्य धातु, भू धातु, लिख धातु, सेव धातु को भी आप देख लेना, इनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। समास जो है, समास वैसे सभी समास इंपॉर्टेंट ही है, सब कुछ सबसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पर अव्ययभाव समास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आप, यदि किसी संख्यावाची शब्द के बाद नदी का नाम हो तो वहाँ पर नदी का नाम होने की वजह से यहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, न कि द्विगु समास होगा। जैसे देखिए सप्तगंगम है तो सप्ता नाम गंगा नाम समारोह, द्वियमुनम द्वयो यमुनो समारोह, षड्मेजनम तो षण्णाम अमेजना नाम समारोह, पंचगंगम तो पंचानाम गंगा नाम समारोह। इन सभी में अव्ययभाव समास है, न कि द्विगु समास है। दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रश्न का पैटर्न ये भी रहता है कि जो भी समास है उन सबके जो सूत्र हैं या उनकी जो परिभाषा है उनको भी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे प्राणान्य पदार्थ प्रधानो तो अन्य पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि होता है। जैसे इसी प्रकार से उभय पद प्रधान, अन्य जो भी हैं पूर्व पद प्रधान, इस तरह के प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप समास में इन प्रश्नों को जरूर देख लें। उपसर्ग में दोस्तों, जिन उपसर्ग में उ, ई या दीर्घ ई या दीर्घ ऊज की मात्रा लग रही है अंत में, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें यण संधि हो जाती है। और यण संधि होने से ये क्या है, उपसर्ग हमें दिखते नहीं है कौन सा उपसर्ग है और इनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से नीर और दूर जो उपसर्ग है उसमें से प्रश्न इस टाइप के बन सकते हैं कि नीर प्लस रस तो नीरस, दूर प्लस रम्य तो दुरम्य, इसमें कौन से उपसर्ग हैं। तो हम क्या करते हैं, दीर्घ मात्रा को देखकर नीर बता देते हैं जबकि उसमें नीर होता है। इस प्रकार से दूर तो दूर उपसर्ग होता है, इसमें हम गलतियाँ कर देते हैं, ये इनको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रत्यय में शानच, कत्वतु और मतु प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं लगभग समान दिखते हैं। जैसे कि शानच का बना सेवमानः, कत्वतु का बना गतवान, मतु का बना श्रीमान। तो इसमें आन 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 की ध्वनि आ रही है, तो परीक्षा में हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है। तो इन तीनों प्रत्ययों को ध्यान से देखें, इन तीनों में अंतर को ध्यान से समझें। मतु प्रत्यय जो है ये ऐसा प्रत्यय है जो केवल शब्द के पीछे लगता है, जबकि शानच और कत्वतु प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्द धातु के पीछे लगते हैं। इस प्रकार से अन्य अंतर भी देखो, जैसे यहाँ पर मान है और इसमें वान है, ये कुछ अंतर और इसमें देखे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान से देखें। इसके अलावा दोस्तों यण्यत, यत, क्यप, गह्य, ल्यूट और ल्यप, ये प्रत्यय भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि इनमें ये रहता है कि सभी में य शेष रहता है। जैसे नियत में य रहेगा, यत में य रहेगा, क्यप में, ल्यप में, इन सब में क्या है कि य शेष रहता है। तो यहाँ पर हम क्या परीक्षा में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, आप इनको ध्यान से देखें। अब दोस्तों कारक की बात करें तो कारक में द्वितीय विभक्ति जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विभक्ति में आप देखो जो अकथितम च सूत्र हैं, अकथितम च सूत्र में 16 अकर्मक धातुएं बताई गई हैं और इनसे प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। दोस्तों देखिए इसमें जो 16 धातु हैं उनमें से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसमें अकर्मक जो क्रिया है या कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अकथित कर्म है, कौन सा कथित कर्म है। इसी प्रकार से सेम ऐसा एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, जो तृतीय विभक्ति है उसमें पूछा जाता है संयुक्त अप्रधान है। संयुक्त अप्रधान में यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रधान है, कौन सा अप्रधान है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त अप्रधान में जो
जिसके साथ में जा रहा है तो जिसके साथ में जाता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति में येनांग विकार का प्रश्न जो है, येनांग विकार जो सूत्र है इसका प्रश्न भी बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतरा अंतरण युक्तिय जो है द्वितीय विभक्ति का है और यानी कर्म कारक का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न पूछने की संभावना पूरी है। पंचमी विभक्ति में दोस्तों भूवः प्रभवः जनि कर्तु प्रकृति, ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो इनके पंचमी विभक्ति में दोस्तों भूवः प्रभवः जनि कर्तु प्रकृति, ये सूत्र ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इनसे बनने वाले जो भी उदाहरण हैं उन सबको देख लेना, और मैंने आपको जो लिखवाए हैं वो उदाहरण आप समझ सकते हैं उनसे। षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में दोस्तों यथस्थ निर्णाम जो है, जैसे कि छात्रों में से राम श्रेष्ठ हैं, तो कि समूह में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वो वाला जो है वो आप देख लेना उसको, मैंने इसके एग्जाम्पल आपको लिखवा रखे हैं। इस प्रकार से आपको इनको देखना है। और इसके अलावा जो कर्म से लगाकर अपादान तक जो कारक हैं उन सबके संज्ञा विधायक सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कर्म का कर्तु विपरीतम कर्म है, इस प्रकार से कर्ण का, ठीक है। इस प्रकार से अन्य का भी उदाहरण, अन्य का जो सूत्र हैं उन सूत्रों को आप देख लेना, सबके संज्ञा विधायक सूत्र याद कर लेना, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इस बार संख्या को भी जोड़ा गया है, और संख्या में देखिए आप, मुझे जो लगता है यहाँ पर 1 से लगा कर 4 तक की जो संख्या है, इन संख्याओं में क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही होते हैं। जैसे 1 में एकः एका एकम, 2 में द्वौ द्वे द्वे, 3 में त्रयः तीसरः त्रीणि और 4 में चत्वारः चतुः चत्वारि होता है। तो इसमें से प्रश्न इस टाइप का पूछा जा सकता है कि जैसे 3 लड़कियां घूमने जाती हैं, तो वहाँ पर परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसमें आप देखना चारों ऑप्शन में तीसरः बालिका भ्रमणार्थम गच्छन्ति, इस टाइप का जो होता है, यानी कि बालिका के साथ में स्त्रीलिंग है तो इसके साथ में स्त्रीलिंग का जो संख्या है, स्त्रीलिंग की संख्या है वो जोड़नी है। यहाँ पर त्रीणी या त्रय लिखा हो तो वो गलत माना जाएगा। इस प्रकार से नपुंसकलिंग में भी ऐसा हो सकता है, तो इस पैटर्न का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये 2, 3 और 4 का जो स्त्रीलिंग रूप है इस पर विशेष ध्यान करना, क्योंकि परीक्षा में होता क्या है, तीसरे को हम 30 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम भूल कर देते हैं, और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाने की पूरी संभावना इस बार है। दोस्तों संख्या के साथ में इस बार समय को भी जोड़ा गया है। तो समय में वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, कुछ अन्य मैंने आपको कक्षाओं में पढ़ाया भी है। इसमें आप देखिए, सवा को सपात कहते हैं, साढ़े को साठ कहते हैं और पौने को पादोन कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है, और हो सकता है इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अन्य में कुछ समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे उसके पैटर्न अलग अलग बदल जाते हैं, लेकिन इन तीनों में पैटर्न ये रहता है, इसमें कुछ बदलने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगती है मुझे। दोस्तों छंद में देखिए, छंद में जो उपजाति छंद है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो छंद होता है, 2 छंद मिलकर तीसरा छंद बन रहा है। तो ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो 2 छंद है उनसे मिलकर उपजाति छंद बनता है। तो इसको भी आप परीक्षा में थोड़ा देख के जाना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा अन्य छंद भी वैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसके साथ में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनके जो कोड वर्ड है कि यति कितने पर लग रही है, तो उस यति लगने के जो कोड वर्ड है, जैसे रुद्र की संख्या कितनी है 11, रस की संख्या है 6, अंबुधि की संख्या है 4, नग 7 है, भोगी 8 है, लोक 7 है, सूर्य 12 है। तो ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में कि नना मया या युतयम मालिनी भोगी लोक है, तो वहाँ पर भोगी की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन दिया जाता है 7, 8, 6, 5, तो हमें 8 करना। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर देखें। शायद हो सकता है छंद से एक प्रश्न तो ऐसा लक्षण वाला आ जाए और एक प्रश्न ऐसे कोड वर्ड से आ जाए। वाच्य परिवर्तन ऐसा टॉपिक लगा मुझे जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो हैं इनको आपस में परिवर्तित करना होता है। कर्तृवाच्य को उसको कर्मवाच्य बदलना होता है, कर्मवाच्य उसको कर्तृवाच्य बदलना होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, कि जो कर्ता होता है, कर्तृ का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म का जो वो कर्म द्वितीय में होता है, जबकि कर्मवाच्य जो होता है उसका कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति में होता है, और कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में होता है। तो कुछ परिवर्तन ऐसा होता है। और इसकी जो कर्मवाच्य की जो धातु होती है वो आत्मनेपदी की होती है, ते एते अंत्य की तरह होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, गुरु मंत्रम जपति, तो यहाँ पर गुरु प्रथमा विभक्ति में, मंत्रम द्वितीय में है, और जपति जो है वो गुरु के वचन और पुरुष के अनुसार है। तो इसको हम बदल रहे हैं यहाँ पर, तो गुरुना मंत्रम जप्यते, तो ये बदल गया, ये बन गया कर्मवाच्य। तृतीय विभक्ति में गुरु बन गया, मंत्रम ये इसको हमने प्रथमा विभक्ति वचन ले लिया, और जप्यते ये बन गया आत्मनेपदी की तरह, ते ते अंतर। इस तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं, पिता पाठम पढ़ती, पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पाठ कर्म एक वचन है, और पढ़ती जो है पिता के कर्म और पिता के जो वचन है और पुरुष के उसके अनुसार बदला है। अब इसको बदलते हैं, तो पिता को तृतीय विभक्ति एक वचन कर दिया पितरा, और पाठ को द्वितीय से हमने बना दिया प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और पठ्यते बना आत्मनेपदी की तरह, ते ते अंत्य की तरह बना है, पितरा पाठ पठ्यते। इस प्रकार से दोस्तों गद्यांश से जो और कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि किस गद्यांश में कि इसमें कर्तृपद कौन सा है। तो कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता,
जैसे सह विद्यालयम गच्छति, तो सह जो है किसके लिए आया वो नाम हमें बताना होता है। इस प्रकार से किसी वाक्य में हमें विशेषण बताना होता है कि ये इसमें कौन सा विशेषण है। किसी में हमें बताना होता है कि यहाँ पर विशेष पद कौन सा है। विशेष पद जो होता है, विशेषण जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर विशेष पद क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न और मुझे लगता है कि छठी से लगाकर 10वीं तक की जो संस्कृत की किताबें हैं, तो उन संस्कृत की किताबों में से उन किताबों का जो नाम होता है, मुख्य पृष्ठ पर या कवर पर जो नाम लिखा होता है वो नाम भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप छठी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें हैं उनका नाम भी जरूर देख लेवें। और दोस्तों इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई है वो आप जरूर पढ़ के जाएँ और आराम से पेपर देवें और बिना किसी टेंशन के अच्छे से पेपर करें। धन्यवाद।